गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम कविता मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको कहानी मेथड, कहानी किस प्रकार से कही जाती है, कहानी के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कहानी के कितने प्रकार से कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, संवाद, भाषा शैली, शीर्षक, इनके बारे में हम आपको अध्ययन करा चुके हैं। कथा वस्तु में कहाँ पर कहानी को चेंज किया जाता है, प्रारंभ में, मध्य में, अंत में, कौन कौन सी जगह उसको सही रूप से हम उसको बदल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको बताया था उसका शीर्षक। शीर्षक में आपको लघु होना चाहिए या तथ्योपरक या ऐतिहासिक या नामावली के अनुसार हम उसका शीर्षक रख सकते हैं। फिर उसके बाद संवादों के बारे में आया, संवाद किस प्रकार से प्रेषित किए जाने चाहिए। उसके बाद उसका उद्देश्य, कहानी का कहने का क्या उद्देश्य है। गद्य की पहली जो विधा बताई थी हमने, कहानी या नोवेल, पाठक को क्या रसास्वादन आता है। अब उसके बाद इसमें आ जाएगी, इसमें कविता विधि, ये आ जाएगी अब आपकी कविता। कविता किसे कहते हैं? कविता की परिभाषा के संबंध में अर्वाचीन विद्वानों ने भिन्न भिन्न बातों के बारे में कहा है। भिन्न भिन्न बातों के बारे में कहा है। अर्वाचीन जो विद्वान है हमारे, जो प्राचीन नहीं, एक तो हो गए प्राचीन, दूसरे हो गए हमारे नवीन। अर्वाचीन जो विद्वान है उन्होंने भिन्न भिन्न इसकी परिभाषा दी है। कोई कहता है रस की अनुभूति होती है इससे, कोई कहता है रस का उद्वेग निकलता है इससे। जैसे आपने रामायण जी का जो रसास्वादन किया होगा, पुटपाक जो देखा होगा, वो किसमें? कविता, अर्थात कविता नहीं कह सकते, जैसे करुण रस, एक रस की उसमें उत्पत्ति हुई थी। मानिशा तम प्रतिष्ठाम तम गम गते, तो वो सारी जो एक श्लोक के रूप में उसके अंदर आ गया। संस्कृत में उसको श्लोक बोलते हैं, हिंदी साहित्य में इसको क्या बोलते हैं? कविता का पाठ। तो इसमें इस परिभाषा बता सकते हैं कविता की हम, वह रचना जिसमें यति, गति, लय आदि का बंधन आता हो। ये सीधी सी इसकी जैसे परिभाषा आप शुरू से इसको पढ़ते आए हो। क्या कविता कहते किसे हैं? वह रचना जिसमें यति, गति, लय, मात्रा आदि का बंधन रहता है। वह रचना जिसमें लय, गति, यति आदि का बंधन रहता हो। तो लय, गति, यति, जैसे कहाँ पर आपको रोकना है, कहाँ पर उतार ऊपर है, कहाँ पर नीचे है, कहाँ पर विराम लेना है, तो वो सारे बंधनों को क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। अब कैसे बंधन हुए? एक तो आप सीधे गद्य की तरह बात जाओ उसको, सारी चीज़ों को कैसे, जैसे आपकी कविता ले लो हिंदी में ही, कौन सी? खूब लड़ी मर्दानी है, तो आप सीधे एक तो लय गति में बोले आपको खूब लड़ी मर्दानी है, झांसी लाल रानी थी, बुल्लेलाल बोलो के मोहन में, अब सीधी गद्यांश हो गए। अब इसको आप उसके लय और गति के अनुसार बोलोगे तो वो बंधन से युक्त होती है, अर्थात इनके अनुसार आपको बोलना पड़ेगा। कैसे? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बूंदे ले हर बोलो कुन्नी, हमने सुनी कहानी थी, तो उसमें बंधन लय गति हो गई ना। तो उनके अनुसार ही जिसमें रचना, जिसमें लय गति आदि का बंधन होता है वो कविता कहलाती है। तो रस का इसमें आस्वादन होगा। जैसे संस्कृत का जो श्लोक है, एक तो आप डायरेक्ट सीधे गद्यांश से पढ़ दो, एक उसमें थोड़ा बंधनों से युक्त, गति, विराम, कहाँ पर रुकना, कहाँ पर बोलना, कहाँ पर धीरे स्वर आएगा, कहाँ पर उच्च स्वर आएगा। तो जैसे तमैव माता च पिता तमैव तमैव बंधु च सखा तमैव, तो कहाँ विराम ऊपर है, कहाँ विराम नीचे। तो ये सारी रचना जिसमें सारी ये गति, लय, विराम होता है उसको क्या कहते हैं हम? कविता कहा गया है। अब इसमें पंडित जगन्नाथ हैं जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए हैं। संस्कृत के प्रकांड विद्वान कौन है? पंडित जगन्नाथ। उन्होंने संस्कृत में कहा है रम्यार्थम काव्यम, जो हमें रमन करे, अर्थात हमारे मन को आह्लादित करे, उसको क्या कहते हैं हम? काव्य अर्थात कविता कहते हैं। अब इसमें हिंदी में आपको बताते हैं, रमणीय अर्थ के प्रतिपादन करने वाले शब्दों को
काव्य कहते हैं। रमणीय अर्थ के संपादन करने वाले, अर्थ के प्रतिपादन करने वाले शब्दों को काव्य कहते हैं। रमणीय अर्थ के प्रतिपादन करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? काव्य अर्थात कविता। हिंदी में क्या बोलते थे उसको? कविता कहते। तो मैंने अभी संस्कृत में बताया था, संस्कृत में इसका श्लोक के रूप में, इसमें डायरेक्ट आपको हिंदी करके बताया। जो रमणीय है, जो हमें मनोरंजन पूर्ण कर दे, अर्थात हमें बहुत अधिक अच्छा लगे, प्रसन्नता हो, जिस चीज़ से रमणीय अर्थ को प्रतिपादन करने वाले शब्दों को काव्य कहा गया है। किसने? रसगंगाधर में कहा है पंडित जगन्नाथ ने। इसके बाद इसमें जॉनसन, जो पाश्चात्य जो विद्वान है वो हैं जॉनसन, इन्होंने कविता को छंदों में रचना कहा गया है। पाश्चात्य विद्वान है हमारे जॉनसन, कविता को इन्होंने कहा है छंदों में रचना। कविता छंदों में रचना है। किसने कहा? ये कहा है जॉनसन ने। कविता छंदों में, छंद के द्वारा रचित हुई, छंद से बद्ध, मतलब उसको छंदों के, ये जो आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, तो मैं भी माता चैपिता, ये छंद का ही है। इसमें स्नग्ध इंद्रवज्जा जो छंद है उसमें, और एक हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ माधव, वो भी उसमें इंद्रवज्जा है, एक में उपेंद्रवज्जा। तो ये छंदोबद्ध जो रचना है वो क्या है? कविता है। ये किसने कहा है? ये कहा है जॉनसन के अनुसार। पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने कविता की परिभाषा बताया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता की परिभाषा क्या कहा है इन्होंने? जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए, हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए, हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, कविता कहलाती है। कविता कहलाती है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था, मुक्त की जो अवस्था है, मुक्त होना, वो ज्ञान दशा कहलाती है। जीवन के जन्म मरण के चक्र से जो छूट जाता है, मुक्तावस्था हो जाती है, वो क्या कहलाती है? फिर ज्ञान की दशा। उसको ज्ञान हो गया, वो ये रोज के मोह माया में, प्रपंचों में नहीं पढ़ना चाहता, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, तो ये मोह माया हो गई, एक चक्र चलता आ रहा है। तो उससे मुक्त होकर वो ज्ञान दशा कहलाती है। जिस प्रकार आत्मा क्या हो गई? मुक्त हो गई। इस शरीर से मैं मर जाऊंगी तो मेरे शरीर से आत्मा निकल जाएगी, मुक्त हो जाएगी, ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। उसी प्रकार हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, हृदय की मुक्ति साधना के लिए, हृदय का जो हमारा हृदय है, इसकी
साधना के लिए मनुष्य की जो वाणी है, अर्थात मनुष्य किस प्रकार से अपनी वाणी को से संप्रेषित करता है, वो क्या कहलाती है? कविता कहलाती है। ये किसके अनुसार है? ये कहा है आचार्य राम शुक्ल के अनुसार। कविता की कोई एक परिभाषा देना प्राय संभव नहीं है। पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों ने अपने अपने विचार से कविता की भिन्न परिभाषाएं निम्न प्रकार से दी। परिभाषा जैसे हम नॉर्मली रूप में इसको कहते हैं तो क्या कहते हैं? वह रचना जिसमें गति यति लय होता है, जिन बंधनों से बंधी होती है, वो क्या कहलाती है? कविता कहलाती है। जगन्नाथ ने कह दिया रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं, अर्थात कविता कहते हैं। तो पाश्चात्य विद्वान है जॉनसन, उन्होंने कहा कविता क्या है? छंदोबद्ध रचना, छंदों में रचना। और रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ तक कह दिया जो आत्मा की मुक्तावस्था से जो ज्ञान दशा कहलाती है, हृदय की, वही मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी क्या कहलाती है? कविता कहलाती है। आगे जो परिभाषाएं वो है बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार। श्याम सुंदर दास के अनुसार, श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? श्याम सुंदर दास, इन्होंने कहा है कविता कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा है। कविता कलात्मक रीति से सजी हुई भावना है। कलात्मक रीति से सजी हुई भावना क्या है? कविता है, जिसमें भावों का अभिव्यंजन होता है, जिसमें भावों का अभिव्यंजन होता है। कविता कलात्मक रीति से सजी हुई भावना है, कलात्मक रीति से, जिसमें भावों का अभिव्यंजन होता है। कोई भी चीज़ होती है उसमें हम अगर कहते हैं ना हास्य चीज़ होगी, हास्य कविता होगी, करुण होगी, करुण रस होगा, या फिर कोई रौद्र होगा, तो रौद्र में होगा जो वो भी तो उसमें क्या क्रोध के भाव उत्पन्न होंगे, हास्य होंगे, हंसी के भाव उत्पन्न होंगे, और करुणा होगा तो करुणा उसकी झलकेगी। जो भी आप अभिव्यंजन कर रहे हो, जिस रीति से आप उसको प्रेषित कर रहे हो, या हास्य के रूप में कर रहे हो, या फिर करुण रस के लिए कर रहे हो, या फिर उसको मनोविनोद के लिए कर रहे हो, इन सारे भावों को अभिव्यंजन कर देना। रौद्र रस में बोली गई कोई कविता होगी तो तेज आएगा उसमें, हास्य रस में बोली गई तो उसमें थोड़ा हंसी का पात्र होगा, और करुण रस में सामने वाले के इतना द्रवीभूत हो जाएगा वो स्वयं रोने लग जाएगा उस चीज़ को सुनते हुए। तो उन्होंने किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने कहा है कि कलात्मक रीति से सजी हुई भावना, जिसमें भावों का, इसमें मेन चीज़ होती है अपने भावों को प्रेषित करना। किस प्रकार से? नहीं तो वो गद्यात्मक हो जाएगी, गद्य की तरह आप उसको बांस दोगे तो जब उसमें भाव ही नहीं आएंगे जिस पद में या कविता में, तो फिर वो कविता नहीं कहलाएगी, वो फिर हो जाएगा आपका गद्यांश। फिर करुणापति त्रिपाठी के अनुसार कहा है, उन्होंने कहा छंदोबद्ध रचना का नाम पद्य है। एक तो होती है गद्य, एक होती है पद्य। तो पद्य को इसमें जैसे कविता के रूप में कहा गया, संस्कृत में उसको पद्यांश, श्लोक, काव्य ये नाम दिया गया, और इसमें कहा गया इसको क्या? कविता का नाम। तो ये छंदोबद्ध एक पद्य है। मात्रा अक्षर दोनों के योग से गद्य संगीतात्मक स्वर ताल में बांध दिया जाता है, तब इसे पद्य कह देते हैं। जो मात्रा और जो संगीत के द्वारा गद्य का जो भाग है उसको क्या? संगीत और ताल के अनुसार पद्यांश में उसको बांध दिया जाता है, वो छंदोबद्ध रचना हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? कविता कहा गया है करुणा त्रिपाठी के अनुसार। अगली जो परिभाषा है वो पाश्चात्य जो विद्वान हुए हैं उनके अनुसार है।
हैरिस के अनुसार, हैरिस ने कहा है कल्पना और संवेगों के माध्यम से, हैरिस के अनुसार कल्पना और संवेगों के माध्यम से, संवेगों के माध्यम से कल्पना और संवेगों के माध्यम से जीवन की अभिव्यक्ति है। कल्पना और संवेगों के माध्यम से जीवन की अभिव्यक्ति क्या कही गई है? कविता कही गई है। कल्पना और संवेग ही आते हैं इसमें कविता के रूप में, और अपनी जो जीवन की अभिव्यक्ति है उसको प्रेषित करना अपने भावों के द्वारा, रौद्र से करुणा के पूर्ण है या फिर हास्यपूर्ण है, तो वो जो सारे जो हमारे संवेग होते हैं उनको उत्पन्न करना, कौन सा संवेग उस समय उत्पन्न होता है, तो उसी को क्या कहा गया है? इन्होंने कविता कहा गया है। वर्थ के अनुसार कविता मनोवेगों का स्वच्छंद शांति के क्षणों में प्रस्फुटित भावों का सहजो उद्रेक है। मतलब कविता है वो मन भावों को उद्वेग करने वाला है। ये आपकी परिभाषा हुई किसकी? कविता विधि की। मैं मूल जो परिभाषा हम बताते हैं वह यति, गति और लय आदि का बंधन जिसमें रहते हैं उसमें क्या, उसको क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। उपयुक्त सभी दृष्टिकोणों से हम देखते हैं कि कविता जो होती है हमारी किन किन रूपों को बांधती है। जो ये सारी जो परिभाषाएं हमने देखी है, इन परिभाषाओं में जो निष्कर्ष निकल के आता है वो क्या आता है कि कविता है क्या? कविता है क्या, जिसमें 2-3 पॉइंट हैं, उन पॉइंटों के अनुसार आपको समझने हैं। कौन सा है वो? पहला पॉइंट है इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? कविता का संबंध प्रबल मनोवेगों अर्थात हृदय उद्गारों सा है। कविता का संबंध प्रबल हृदय उद्गारों से है। इन सारी चीज़ों को इनको एनालिसिस करें, विश्लेषण करें इन परिभाषाओं की, तो पहला निकल के आता है कविता का संबंध प्रबल मनोवेगों अथवा हृदय उद्गारों का है। मनोवेग कह लो, हृदय उद्गार। प्रबल जो हमारे हृदय के जो उद्गार हैं, जो हमारे मनोवेग हैं, उनको निकालना, उनके माध्यम से संप्रेषित करना। संवेग जो हमारे हैं वो क्या है? कविता कहलाई गई है। नंबर 2 इसका करते हैं विश्लेषण। मनोभावों की कलात्मकता अभिव्यक्ति है। कविता है वो है मनोभावों की कलात्मकता की अभिव्यक्ति किस प्रकार से हम उसको संप्रेषित करें सामने वाले के सामने, अपने मनोभावों को किस कलात्मक ढंग से प्रेषित करना, कलात्मक ढंग से उनको बतलाना, ये कविता की मूल निष्कर्ष के रूप में बतलाया गया है। अगला जो इसमें बतलाया है विश्लेषण के अंतर्गत वो है कविता भाव एवं कल्पना प्रधान होती है। कैसी होती है? कविता भाव एवं कल्पना प्रधान, भावों को संप्रेषित करना और कल्पना के माध्यम से कल्पना प्रधान होती है और भाव प्रधान। इसके अतिरिक्त कविता में ताल, लय, आरोह अवरोह भी होते हैं, जिसके कारण यह संगीतात्मक स्वर में बंधी रहती है। ये भी है ताल, लय, अवरोध, गति, विराम, जिससे ये क्या संगीतात्मकता में गद्यांश तो एक गति की तरह बांध दिया था, ये क्या होती है? छंदोबद्ध अर्थात संगीतात्मक, संगीत लय देते हैं इसमें,
पद्यांश में हम कोई भी चीज़ बोलते हैं, श्लोक भी बोलते हैं, कविता भी बोलते हैं, तो लयात्मक बोलते हैं ना, गेयात्मक होती है, मतलब गे गाने योग गाते हैं, न कि इसको बाँचा जाता है। तो कविता होती है वो संगीतात्मकता की होती है। मनोरंजन करना कविता का एक प्रधान गुण है। यह मनोभावों को उभार कर उनका तादात्म्य शेष सृष्टि के साथ स्थापित करना, मनोरंजन करना कविता का क्या प्रधान गुण है, लोगों का मनोरंजन करना। टीवी पर आप देखते हो, आपने मोटिवेशनल जो वीडियोज है वो भी काफ़ी देखी होंगी, आपने बहुत सारे सॉन्ग भी सुने होंगे, तो उसमें आपको आगे बढ़ने के लिए उसमें जैसे आते हैं हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, तो एक अंदर से क्या एक भाव जागृत होता है, सामने वाले को ऐसे करते हैं तो ये कर सकते, तो इस काम को हम नहीं कर सकते, तो इस संगीत के माध्यम से कहने को वो कविता है, कविता किसने रचना की होगी, किसी ने उसमें संगीत दे दिया, किस हिसाब से इसको गाना है, कहाँ गति होगी, कहाँ लय, कहाँ अवरुद्ध है, कहाँ रुकना है, कहाँ उतार है, कहाँ चढ़ाव है, वो सारे साथ जो सारे गा मा पा धा नी सा वो सारे स्वरों को किस प्रकार से प्रो आए, तो सामने वाले में एकदम कॉन्फिडेंस की भावना प्रेषित करना, उसको उसके अंदर को तक झिझोर देना। जैसे आपने कभी वो सुना होगा हम होंगे कामयाब, हम, या कोई भी ऐसा कर्म रस का सुन लो या कोई भी हास्य रस का सुन लोगे तो आप बिल्कुल कल्पना प्रधान में घूम जाओगे, क्या हम भी शायद ऐसा कर सकते हैं, आप कर। अरे कभी कभी देखते हैं ना जब टीवी पे चलते हैं, तो जैसे लेडीजें होती है या लड़कियां होती है जो जिनका दिल कमज़ोर है, बुजुर्ग होते हैं, तो जब बेटी की विदाई होती है जो गाना आता है सीरियस कविता के रूप में थे, तो उसको देख करके क्या सामने वाले क्या करने लगे, रोने लग जाते हैं। क्यों रोने लग जाते हैं? वो भाव उसके अंदर भी आ जाते हैं। तो ये भाव की तो बात है, भावों को प्रेषित करना, कलात्मक रूप से भावों को, मनोभावों की अभिव्यक्ति करना कविता के अंतर्गत कहा गया है। ये लोगों को क्या करते हैं, ये मनोरंजन प्रधान होती है, जिससे सबका मनोरंजन हो। इसमें अच्छी चीज़ें भी आती हैं, सारी जो चीज़ें आपको देते हैं वो अच्छी चीज़ों के लिए, ये थोड़ी उसमें नेगेटिव रोल भी होता था। आप उसको अब ये सोच के वाले ऊपर हो जाती है कि सामने वाले की सोच कैसी है, कि वो उसको पॉजिटिव वे में लेता है या नेगेटिव वे में। तो कविता जो होती है वो हमारे मनोरंजन का एक प्रधान गुण है। सारांश में कविता में ताल, लय एवं गति होती है, जिसके कारण वह संगीतात्मक में बंधी हुई होती है। मनोरंजन करना इसका प्रभाव गुण है। कविता और पद्य दोनों में यही विशेषता पाई जाती है, किंतु फिर भी कविता की अपेक्षा पद्य का क्षेत्र अधिक व्यापक है। पद्यांश का क्षेत्र कविता एक सीमित दायरे में हो जाती है, और पद्यांश जो है वो क्या है, एक विस्तृत रूप में है। महाकाव्य जो आपने संस्कृत के हों, तो महाकाव्य जो सुना है वो पूरा किसमें, पद्य में। रामायण जी अगर देखिए पूरी किसमें, पद्य में। तो सारी जो चीज़ें हैं वो उसमें क्या है, व्यापक क्षेत्र है किसका, पद्यांश का। क्योंकि सभी विशेषताएं, सभी कविताएं पद्य हो सकती हैं, परंतु सभी पद्य कविताएं नहीं हो सकती। जो कविताएं, सभी कविता, ये आपको कभी कभी रीजनिंग में आते हैं ना सवाल, सभी कविताएं क्या हो सकती है, पद्य, पर सभी पद्यांश क्या नहीं हो सकते, कविता नहीं हो सकते। सभी कविता पद्यांश नहीं हो सकती, पर सभी पद्य क्या हो सकते हैं, कविता हो सकते हैं। इसलिए इसका क्षेत्र क्या है, व्यापक है। पद्य एक छंदोबद्ध रचना है, किंतु छंद रहित भी हो सकती है। पद्य क्या है, छंदोबद्ध रचना, छंद में लिप्त, हर जगह उसको लघु, गुरु, दीर्घ, वो सारी उसकी मात्रा डिवाइडेशन होती है, उसी के अनुसार उसको बोला जाता है, उतार चढ़ाव होता है उसमें। ये श्याम न विद्या न तपोधन न दानम ज्ञानम न शीलम न दमनो न धर्म त्रिमुक्त लोके भूवार भूत मनुष्य रूपे न प्रकाशम, उसमें सारा नीचे के यूरानी विभूषंते हरा न चंद्रोज्ज्वला, वो सारे जो श्लोक हैं वो सारे क्या हैं, छंदोबद्ध रचनाएं हैं। छंद के अनुसार उनको प्रोकर बताया गया, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर ऊंचा, कहाँ पर नीचे, अर्थ ही करने पर कि ये तुम्हें बात, ये सारी चीज़ें किसमें, छंदबद्ध रूप के रूप में पाई जाती है। इस प्रकार काव्य की अनेक परिभाषाएं हो सकती है, तथा कहाँ तक उन्हें गिनाएं। अब तक यह देख रहा है कि परिभाषा के मूल तत्व क्या है, इसके आधार पर काव्य के
या कविता के अंतर्गत उनके गुणों के बारे में बतलाया जाता है। इसमें कहा गया है कि जो कविता होती है वो प्रबल हृदय उद्गार को प्रभावित करती है, मनोभावों की कलात्मकता की अभिव्यक्ति करना। कविता जो होती है वो भाव प्रधान एवं कल्पना प्रधान होती है। ये किसमें कहा गया है? ये कहा गया है आपको कविता के रूप में। अब कविता के गुण आते हैं। कविता के कौन कौन से गुण हैं? कविता के गुण नंबर 1 है कविता विचार की अपेक्षा भावों के अधिक समीप है। कविता विचार की अपेक्षा भावों के अधिक समीप है। अधिक समीप है। कविता विचार की अपेक्षा भावों के अधिक समीप है। कैसे? भाव ज़्यादा आते हैं। इसमें विचार की अपेक्षा किसमें ज़्यादा दिया गया है? भावों को ज़्यादा प्रेषित किया गया है। भाव, अपने अंदर जो भाव प्रस्फुटित हो रहे हैं उनको करना। अगला जो इसका गुण है वो है कविता कल्पना से युक्त भावों का छंदोबद्ध रचना है। कविता कल्पना से युक्त छंदोबद्ध रचना है। कविता कैसी है? कल्पना से युक्त है। कल्पना से युक्त होकर कैसी रचना है? छंदोबद्ध रचना है। अगला जो इसका गुण है वो है यह जीवन की आलोचना है। कविता जो है वो है जीवन की आलोचना। क्या है? जीवन की आलोचना है। अगला जो इसका गुण है वो है इसकी भाषा संगीतमय होती है। किसकी? कविता की। इसकी भाषा संगीत में होती है। कैसी होती है? संगीत में होती है। कविता की भाषा संगीत में होती है। कविता में कल्पना होती है। कविता पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है। ये भी है। ऐसा स्वादन आएगा आपको कविता पढ़ने में। आनंद की अनुभूति होती है। किसकी अनुभूति होती है? आनंद की अनुभूति होती है। कविता पढ़ के जो रस का स्वादन आएगा उसकी अनुभूति होना। अगला जो इसका गुण है वो है कविता में कल्पना तत्व, भाव तत्व, शैली तत्व और बुद्धि तत्व मुक्त होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं? भाव तत्व, शैली तत्व, बुद्धि तत्व इत्यादि। कविता जो होती है वो भावों को उद्गार करने वाली, कौन सी शैली में उसको प्रेषित किया जाए, कौन सी शैली में उसको बतलाया जाए, और बुद्धि तत्व की, रस की अनुभूति कराने वाली, लय, गति एवं यति से युक्त को क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। अब कविता क्या है? मूल रूप से बताते हैं लय, गति, इनसे बंधन युक्त जो रचना है वो क्या कहलाती है? कविता कहलाती है। बहुत सारे जो हमारे पाश्चात्य विद्वान हुए थे और भारतीय जो विद्वान हुए हैं उनकी भी परिभाषाएं आपको बता चुके हैं कि कौन कौन से विद्वानों ने क्या क्या इसके बारे में कहा गया है। कविता क्या हो सकती है? पद्यांश हो सकती है। हर कविता पद्य हो सकती है पर हर पद्यांश कविता नहीं हो सकते। कविता में कल्पना भी होती है। जो हम कविता लेखक जो कविता रचता है
तो वो उसमें क्या होती है, कल्पनाशील होता है लेखक। तो वो कल्पना के माध्यम से जहाँ कोई मनोरम दृश्य देखता उसी दृश्य को लिख देता, या उसके अंदर से हृदय के जो उद्गार बोलते हैं, उसके जो मनोभाव होते हैं, उसको कविता के द्वारा वो लिख देता है। अगर करुण रस की जो होता है, करुणा के भाव उत्पन्न होते हैं, करुणा की कविता हो जाती है। हास्य की जो होते हैं तो हास्य हो जाती है। और मनोरंजन पूर्व अर्थात जो ओज के रूप में, अर्थात जिसमें क्रोध आए, उसकी जो अगर लिखनी है भाषा शैली, तो उस शैली में वो कविता का सृजन कर देता है। तो आज हमने आपको कविता विधि अर्थात कविता कहते किसे हैं, इसके बारे में बतलाया है। छंदोबद्ध रचना को क्या कहते हैं, कविता कहा गया है। बहुत सारे विद्वानों की आपको इसमें परिभाषा बताई है, उसके बाद इसके गुण। अगला जो टॉपिक आएगा उसमें जो आपको विशेषताएं और उसकी जो कुछ शैलियाँ हैं उनके बारे में बतलाएंगे। आशा करती हूँ आपको आज आपका कविता मेथड समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।